दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश विदेश में जो भी हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सविस्तर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आज एक अमेरिका में एक आयोग है, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग करके, और वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में जो हल्ले होते हैं और जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके ऊपर में वो चर्चा करते हैं, और उसके बाद में वो संसद को सूचित करते हैं कि ये लोगों ने इस तरीक़ा से पूरे विश्व में तहलका किया है, इन लोगों ने ऐसा उनके आचरण है और उसके ऊपर में बंदी डालो या फिर यहाँ से उनको रिस्ट्रिक्ट करो या उनके कुछ प्रॉपर्टी को सीज़ करो। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि गुजरात दंगों में 2000 की बात है, नरेंद्र मोदी को अमेरिका में जाने के लिए बैन किया था क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के हज़ारों लोगों की जो कत्ल की, तो उनका पूरा आरोप उनके ऊपर में था। उन्होंने कई दिन तक जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तब तक वहाँ पे जा ही नहीं सके। तो ये संस्था है वो जो रिकमेंड करती है, और रिकमेंडेशन के बाद में उनका सब होता है। उनका सब जो इंचार्ज है वो नाइक है, उन छोटे गट का, जिन्होंने अपनी बात को वहाँ पे रखा है। उन्होंने उनका कहना है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा जागती हो रही है। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी एक ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशंस कर रहे हैं। एसआईआर के ऊपर में आज उन्होंने लाखों लोगों के नाम काटे हैं। यहाँ पे इस देश में 1381 घटना लास्ट ईयर हुई। कई जगह पे बुलडोजर्स के थ्रू माइनॉरिटीज़ के बहुत मकान गिराने गए, और इस तरीक़ा से हज़ारों जो घटनाएं हुई है उसका पूरा का पूरा उन्होंने ब्यौरा वहाँ पे रखा। और वो ब्यौरा रखने के बाद में वहाँ पे पूरा का पूरा आर्गूमेंट हुआ और चलते रहा। ये शायद ये आर्गूमेंट ख़त्म होने के बाद में वो संस्था वहाँ पे अमेरिकन सीनेट को ये अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और वो रिपोर्ट सौंपने के बाद में उन्होंने वहाँ पे याचिका में प्रार्थना की है कि ये सब लोग, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बैन किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाए, या फिर दूसरे देश में वो उन लोगों की एंट्री को पाबंदी लगाई जाए। इस तरीक़ा से बहुत सारी बातें चली, जिसके वजह से आज आरएसएस, बीजेपी और उनकी जो भी संगठनाएं, सहयोगी संगठनाएं, उनके ऊपर में काफ़ी आघात हो सकता है कि आने वाले दिनों में संसद ने यदि ये ठहराव कर दिया कि आरएसएस से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बैन किया जाए, तो निश्चित रूप से बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, आरएसएस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आरएसएस मतलब एक स्वयं वो एक इस तरीक़ा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके उनको डिक्लेयर करेंगे, और यदि जब होता है तो बहुत ही बड़ा ये अपने आपस में एक बहुत बड़ी आज की देश के इसमें और आरएसएस के लिए बड़ी दुखदायक घटना हुई है। आज एक आप लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु में थलपति विजय को काफ़ी बड़ी बहुमत मिला, और उसके बाद में बीजेपी पूरी बौखला गई है। वहाँ पे उनका एक ओएसडी था, उन्होंने कहा कि मैंने यही भविष्यवाणी थी, और मुझे ये भी मालूम था कि विजय थलपति ये अपने आप में वो वहाँ पे काफ़ी बहुमतों से विजयी हो गए, और ये मेरा भविष्य था। जब ये बात सब लोगों को पता चली, चीफ मिनिस्टर को पता चली, और थलपति विजय ने सबसे पहला निर्णय लिया कि जिसको इस तरीक़ा से भविष्यवाणी आती है तो उन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। कहने का मतलब जहाँ पे पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वो भूमि है, जहाँ पे उन्होंने सब वहाँ पे जो भी पार्टियां हैं वो इन्हीं नामों पे चलती है, उन्होंने एक बात को ये कर लिया कि सच्ची में जो डीएमके का जो काम कर रहे हैं वो थलपति विजय कर रहे हैं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो भी बात थी वो बिल्कुल कोई ये बुआबाजी और ये सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंधित किया है। तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक बात हो गई कि यहाँ पे कोई ऐसे उल्टी सिल्टी बातें करना और बिना मतलब की, बिना तथ्य की जो भी बात करेगा उनके साथ में क्या विजय थलपति किस तरीक़ा से ये होगा, इनके बारे में उनको सबको एक चेतावनी मिल गई है कि यहाँ पे बुआबाजी के आधार पर कोई काम नहीं चलेगा।
एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है दीपंकर दत्ता और एक सतीश शर्मा के बेंच के सामने में। उन्होंने एक वो पिटीशन ये की, ये चीफ इलेक्शन कमीशन की जिस तरीक़ा से नियुक्ति हो गई है और उसके ऊपर में वो जो बहुत दिनों से 2-3 दिनों से वही चल रहा है और उसमें काफ़ी बहस हो रही है। और इस तरीक़ा से उन्होंने कहा कि भाई ये तो वन साइडेड ही है, पहले से मैच फिक्सिंग का डिसाइडेड है। और जिस तरीक़ा से पूरे देश में जो भी घटनाएं घट रही है और जिस तरीक़ा से सब ये हो रहा है, जो भी मसले हो रहे हैं उससे तो पूरा का पूरा वन साइडेड होगा। और ये पता चल रही है, इस तरीक़ा से पता चल रहा है कि ये संपूर्ण ये अपनी जो सत्ताधारी पक्ष है ये पूरा का पूरा उसका मिसयूज़ कर रही है, ये सब चीज़ें। और दीपंकर दत्ता काफ़ी ये रहे, उसके ऊपर में उन्होंने अपनी टिप्पणी की और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पे भी वो मौजूद रहे, उन्होंने भी जो जिस तरीक़ा से टिप्पणी की उसके भी ऊपर में उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक बातें की। अभी तो डिसीजन आने का है, 2 बेंच का जज है। कई लोगों का ये मानना है कि ये लार्जर बेंच की तरफ में ये हो जाए, वो लार्जर बेंच की तरफ में जो भी होगा, लेकिन वो 2 बेंच की जज ने तो आज उन्होंने फैसला करना है। 1-2-3 दिन में उनका फैसला आ जाएगा। निश्चित रूप से जो संकेत मिले हैं वो इस तरीक़ा से संकेत है कि आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन का ही क्वेश्चंस में है और उन्होंने किए हुए जो भी डिसीजंस है वो गैर कानूनी होने की संभावना को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। यदि इस तरीक़ा से होता है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके सहयोगी को यहाँ से हटाया जाएगा। यदि ये हटाया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मॉल होगा, बहुत सारी घटनाएं इस देश में होने की संभावना है और बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जाता है। एक घटना यहाँ पे हुई कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष नेता होने के नाते वहाँ पे सीबीआई के चीफ को नियुक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के मुताबिक बुलाया गया था, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सूर्यकांत जी मौजूद थे। उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो ये किया वो अपनी फील्ड को, और उन्होंने कहा कि जब 67 लोगों के नाम तुम्हारे पास हैं और तुमने हमें ये तक नहीं बताया कि ये कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए, वो आरएसएस के है नहीं है, और इस तरीक़ा से पिछले पूरे साल तक तुम लोगों ने अपना सीबीआई का जो मिसयूज़ किया है पूरे देश में और इलेक्शन जीतने में, और आप वही गलतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इतना डांटा नरेंद्र मोदी जी को कि उसके बाद में उनको शांत करने के लिए सूर्यकांत जी ने हस्तक्षेप किया और नए नाम की तो सूचना हुई नहीं। जो पुराने सीबीआई के जो चीफ थे उनको उन्होंने कुछ दिन के लिए 1 साल के लिए उनको और एक्सटेंशन देने की बात की है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीक़ा से सूर्यकांत जी को और इन लोगों को तो लथाड़ा, तो निश्चित रूप से वो जो चीफ जस्टिस भी हो गए, लेकिन जब एक कमेटी में होते हैं तो एक जस्ट मेंबर के हैसियत से उनको रहना पड़ता है। और राहुल गांधी ने पूरा 2-2.5 पेज का उन्होंने जो लंबा चौड़ा लेटर लिखा कि इस तरीक़ा से यदि जब तुम्हारा सिलेक्शन होता होगा तो ये हमें मंजूर नहीं, और वो पूरा का पूरा जो उनका लेटर लिखा हुआ वो पूरा चीफ जस्टिस के वो सभी पूरे देश में और पब्लिश हुआ है और सभी दलों के पास में या पूरे मीडिया को उन्होंने ये किया है। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी का जो खौफ है वो चीफ जस्टिस के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी इतना जोर से है कि वो पूरे के पूरे चुप बैठे हैं। कई दिन तक इन्होंने अकेले ने फील्डिंग की है। कहने का मतलब देखिए कि जहाँ विपक्ष हो या कोई भी हो, जो सच्चा आदमी होता है जिसके मन में कोई डर नहीं है, तो वो आदमी वो चीफ जस्टिस रहे या कोई भी रहे उसके ऊपर में हावी होना ही होना है, वो चढ़ना ही चढ़ना है। और ऐसे सिचुएशन में चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो उनको झुकना ये सब वक्त का ये रहता है और वो झुकते ही है। आज और एक यहाँ की केरल की एक बड़ी न्यूज़ हमारे सामने में आई है। उन्होंने एक ऐसे कांग्रेस का वहाँ पे पूरा विजय हो गया और वीडी सतीशन करके उनके नाम का रिकमेंडेशन हुआ। सभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो भी जितने भी समीकरण चल रहे थे वो सभी के ऊपर में उन्होंने पानी फेरा और राहुल गांधी ने इस तरीक़ा से फील्डिंग किया कि आने वाले दिनों में पूरा साउथ उनके पास में रहेगा, कांग्रेस के इसमें इशारे पे काम करेगा और निश्चित रूप से नॉर्थ से जितना भी लॉस यदि होता है तो गवर्नमेंट तो गिरना ये स्वाभाविक है। अभी इस तरीक़ा से देखिए किस तरीक़ा से खेला होता है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में क्वेश्चन मार्क बड़ा है, तो जिसके वजह से पूरे इलेक्शंस में अभी बहुत बड़ा परिणाम होने की संभावना है। साउथ से पूरा का पूरा बीजेपी पूरा लंबा हो गया, वहाँ से कोई अभी शाश्वती नहीं रही। और ऐसे सिचुएशन में यदि ये हमारी इलेक्शंस होने वाले इलेक्शंस यदि होते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा असर ये होगा। SIR के ऊपर में जितने लाखों 96 लाख वोटर जो कटे गए
और चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम अगले वक्त आप वोटिंग करिए। और ममता बनर्जी जिस तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पूरा लेके बैठी है, और ये जो वहाँ पे जो सत्ता है उन लोगों का जीना अभी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीक़ा से संकेत मिलते हैं। एक आज इंटरनेशनल लेवल पे एक हार्मुज में एक खाड़ी में एक अमेरिकन जहाज़ था जो कुछ तेल लेके आ रहा था, वो किस तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हुआ और वो पूरा का पूरा डूब गया। और वो कैसे डूबा, क्या डूबा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ड्रोन ने, किसी न किसी ड्रोन ने उसको हिट किया, यह बात हुआ। लेकिन क्रूज़ में जो भी 14 मेंबर थे उनको बचाया गया है, उनमें से कोई ये नहीं हुआ। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि भाई उसके असली कारण क्या था और वो कैसा हुआ। तो निश्चित रूप से, और आप लोगों को सभी मालूम है कि आज जो चाइना में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे बैठे हैं और वो काफ़ी परेशान है कि वो ईरान के वजह से, ईरान को जिस तरीक़ा से ताकत रूस ने दी है, उनको लगता है कि यदि कोई इसी तरीक़ा से चलते रहा तो पूरा का पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। आज डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेके अमेरिका वहाँ पे चाइना में पहुँचे, लेकिन चाइना को सब उनकी चाल मालूम थी, उन्होंने तो रिसीव तो नहीं किया। लेकिन उनके साथ में जो बातचीत चल रही है, चाइना भी ये देख रहा है कि ये अभी अमेरिका के लेके यदि हमें ट्रेडिंग में और भी कुछ फैसिलिटीज मिलती तो हम निश्चित रूप से अमेरिका और चाइना के बीच में डील हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जब जिस तरीक़ा से चाइना का उछाल हो गया और अमेरिका का जो डॉलर अभी जो वीक हो गया और पूरा का पूरा अमेरिका जो अभी पूरे नीचे में जा रहा है, तो उसका फ़ायदा तो अमेरिका को, चाइना तो लेना ही लेना है। तो निश्चित रूप से वो भी अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करेगा ये नहीं मालूम। लेकिन आज ये कहा जाता है कि अमेरिका अभी ईरान के पास में ऐसे कुछ मिसाइल्स बने हैं कि जिसके, और इन्होंने रूस ने जो पहुंचाया हुआ है, तो जिससे डायरेक्ट वो अमेरिका तक वो हिट कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या हालत होगी अमेरिका की कि और पूरा का पूरा अमेरिका अभी पूरी हैरान है कि अभी ईरान से किस तरीक़ा से निपटा जाए। युद्ध से तो निपटने की बात ही नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि भाई कैसे अभी माफ़ी भी मांगे तो कैसे करेंगे और क्या होगा। इनकी तो पहले ही कहना है कि भाई हमारा जो भी नुकसान हुआ है वार के वजह से, क्योंकि अमेरिका ने जो लड़ाई चालू की उसका हमें पहले भुगतान दीजिए और बाद में तो हमारे बाकी बातें को हम देख लेंगे। तो ये सब सिचुएशंस है, अमेरिका बहुत बुरी तरीक़ा से फंसी हुई है। आने वाले दिनों में अमेरिका के क्या हालत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए